सो इन दिस लेक्चर वी विल कंप्लीट द चैप्टर सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। और मैंने आपको बताया था कि कल हमने डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम और टाइप ऑफ कोलाइड और सॉल्यूशन पढ़े थे। हमने उनकी एग्जांपल्स पढ़ी थी और आपका होमवर्क थी बुक की टेबल पढ़ना, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, दिस टेबल, इसकी एग्जांपल्स। और मैंने बताया था कि ट्रांसलूसेंट जो होता है वो कोलाइड होता है, और ट्रांसलूसेंट का एक और नाम होता है दैट इज़ ओपेक। ट्रांसपेरेंट और उसका अपोजिट क्या होता है? ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब आमने सामने देखा जाने वाली चीज़ जो सॉल्यूशन में होता है। ओपेक कोलाइड होता है। फोम में अगर आप टूथपेस्ट लो, टूथपेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ फोम, तो क्या आप वो टूथपेस्ट, बल्कि सॉरी नॉट अ फोम बट इट्स अ पेस्ट। टूथपेस्ट इज नॉट अ फोम, इट्स अ पेस्ट। और जो पेस्ट होता है वो ओपेक होता है, यानी कि वाइट होता है, आप उसके ट्रांसपेरेंट नहीं देख सकते आगे पीछे। दैट इज कॉल्ड द कोलाइड, जो कि ओपेक होता है, यहाँ पे ट्रांसलूसेंट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। देखो ये चैप्टर मोस्टली न्यूमेरिकल्स पर ही बेस्ड करता है। तो क्योंकि इस न्यूमेरिकल्स इसके इजी हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा और बाकी मैं आपको घर में खुद याद करने को, एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करने को दूंगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कॉन्सेंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कितना है उसका प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्स अगर सॉल्यूट है तो उसका प्रोपोर्शन वाई के साथ कितना है सॉल्यूशन के अंदर। इट इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि अगर x मेरे पास सॉल्यूट है तो मेरे पास y सॉल्वेंट होना चाहिए। एक तो कंडीशन हो गई ये। या फिर अगर x मेरे पास सॉल्यूट है तो y मेरे पास सॉल्यूशन होना चाहिए। या फिर अगर मेरे पास x सॉल्वेंट है तो मेरे पास जो है y सॉल्यूट होना चाहिए। या फिर x अगर सॉल्वेंट है तो y मेरे पास सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी रेशियोज होते हैं जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। कहते हैं ना हम कि पानी में चीनी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, यानी कि चीनी कितनी मिकदार में है, तो दैट इज नोन एज द कॉन्सेंट्रेशन, उसका अमाउंट। प्लीज कीप इन माइंड दैट द कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू की नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड नहीं करती? टोटल वॉल्यूम या फिर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अ सैंपल टेकन फ्रॉम द बल्क सॉल्यूशन, बल्क मतलब एक्सट्रीमली ज़्यादा अमाउंट में, विल हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा सैंपल जो कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ज़्यादा सॉल्यूशन की मिकदार में हो, उसकी भी बराबर कॉन्सेंट्रेशन होगी एज कम्पेयर टू जिसमें हमने कम अमाउंट रखा हो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। फ्यू ऑफ दीज यूनिट्स आर डिस्कस्ड हियर। देखो, अब मैं इस चैप्टर के हर यूनिट को नहीं पढ़ाऊंगा और ना मैं इसके डिटेल में न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, वो आपका खुद होमवर्क है। मुझे क्या करना है इस वक्त, मुझे आपको हर चीज़ के बारे में ओवरव्यू देना है ताकि जब आप उसको पढ़ो, रीडिंग करो, तो आपको समझ आ जाए। परसेंटेज, पर का मतलब किसी भी चीज़ की पर वैल्यू अगर 50 है, 50%, तो सेंट का मतलब होता है 100। पर 100 में मेजर किया जाता है मोस्टली कॉन्सेंट्रेशंस को। बट अभी हम सिर्फ परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरे यूनिट्स को पढ़ेंगे। तो परसेंटेज में क्या होता है? सबसे पहले होता है हमारे पास परसेंटेज में मास टू मास रेशियो, या फिर परसेंट ऑफ मास टू मास रेशियो। उसमें क्या होता है? परसेंट मास ओवर मास, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मैं लिख रहा हूं मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि एस, जो कि आपका ग्राम्स में होता है। ये किलोग्राम नहीं है, ग्राम है। ओवर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में, प्लस कर दो मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ग्राम्स में, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है? तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या बनाता है मिलके? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी में नीचे रखोगे डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो ये कहलाता है परसेंटेज बाय मास टू मास रेशियो। अगर कभी एमसीक्यू में आपको कहा जाए फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट थे और 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन थी, फाइन करो परसेंटेज मास टू मास रेशियो, तो जो 50 डिवाइडेड बाय 50 होगा, सॉल्यूट भी 50% है, सॉरी 50 ग्राम है, और सॉल्यूशन भी 50 ग्राम है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आंसर क्या आएगा? 100% कॉन्सेंट्रेशन है इसकी। ठीक है? तो इसी तरह हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? मास टू वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स के अंदर, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर होगा? cm³ के अंदर।
सेंटीमीटर क्यूब के अंदर और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अच्छा, सी एम क्यूब क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि सी एम क्यूब हमेशा ग्राम के साथ यूज़ किया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता कि किलोग्राम, तो आप क्या यूज़ करते हैं? डी एम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, इसमें वॉल्यूम ऊपर होगा सॉल्यूट का सेंटीमीटर क्यूब में, और मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में नीचे होगा। इसमें हम इन्वर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे दोनों को, ऊपर वालों में मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इन सब के पैराग्राफ्स को रीड करना खास तौर पे, खुदा का वास्ता। एग्जाम्पल दी हुई है, इस एग्जाम्पल को आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है। कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मोलैरिटी को आप खुद पढ़ेंगे, मोलैरिटी क्या होती है। ठीक है। चलो मैं सबको समझाता हूँ। इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, एक कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है, डिफाइन किया जाता है एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए ग्राम के अंदर, डिजॉल्व इन 1 डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एम से। ठीक है। तो मोलैरिटी के ये जो दो फॉर्मूला हैं ये तो आप खुद पढ़ोगे, मगर इसका जो असल फॉर्मूला होता है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। मोलैरिटी का जो असल फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन को याद है हम एन में डिनोट, एन से डिनोट करते हैं स्टोइकियोमेट्री में मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। अब कभी कभार आपको दिया हुआ होता है मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। कभी कभार आपको दिया हुआ होता है मास और मॉलिक्यूलर मास। तो उस केस में आप कैसे यूज करते हो इस फॉर्मूले को? उस केस में आप यूज करते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हो आप, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स के अंदर, नीचे मोलर मास लिख देते हो उसका एम मास, और उसको मल्टीप्लाई करवा देते हो वॉल्यूम इन डीएम क्यूब से। अगर आपको मास और मोलर मास दिया हुआ और मोल्स नहीं दिए हुए हो, हाँ अगर आपको मास और मोलर मास दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करो। आप पहले मोल्स निकाल लो, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोल्स निकाल के उसको वॉल्यूम इन डीएम क्यूब से डिवाइड करा तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। तो मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। एक और यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी, मोलैलिटी, उसको आप डिनोट करते हो स्मॉल एम से। ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट टाइप है। प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, ये बहुत आसान है। ये आप इसमें होता ही है कि इसमें ना दिखाते हैं कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप 1 मोल के अंदर डालोगे डीएम क्यूब के अंदर तो क्या होगा, कितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये बस वो पढ़ने वाली बात है, इसको रीड कर लेना। ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं, खुदा का वास्ता। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, calculate the molarity of a solution which is prepared by dissolving 28.4 gram of Na2SO4 in 400 centimeter cube of solution। अब होता असल में क्या है, यहाँ पर बच्चे ये करते हैं सबसे बड़ी गलती, सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, आपको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना होता है सबसे पहले। ठीक है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको दिया हुआ है 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4, यानी कि आपको उसके मोल्स नहीं दिए हुए। मोलैरिटी तो बोलती है मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मोल्स फाइंड करोगे। 28.4 का मास, मॉलिक्यूलर मास Na2SO4 सोडियम सल्फेट का 142, डिवाइड करोगे आपके पास 0.2 मोल आ जाएंगे। मगर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर क्यूब, इसको करना है डीएम क्यूब के अंदर। 400 को डिवाइड करा दो 1000 से, सेंटीमीटर क्यूब से डीएम क्यूब में कन्वर्ट करनी है, 1000 से डिवाइड करा दो, आंसर आ जाएगा 0.4 डीएम क्यूब। 0.4 डीएम क्यूब को नीचे रखो और ऊपर रखो 0.2 को, मोल्स ओवर सॉल्यूशन का वॉल्यूम, आपके पास आंसर आएगा 0.4 मोल डीएम क्यूब। यूनिट खास तौर पे याद रखना। यूनिट कैसे, अगर 0.2 मोल्स हैं तो मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल MOL, और नीचे क्या है 0.4 डीएम क्यूब, डीएम क्यूब। मगर जब ये डीएम क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल डीएम क्यूब इनवर्स। तो ये यूनिट याद रखना। यूनिट बच्चे लिखने में गलती करते हैं, बच्चे डीएम क्यूब लिख देते हैं, इनवर्स डीएम क्यूब लिखना होता है मोलैरिटी के अंदर। हाउ मच NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 ml सॉल्यूशन। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको मोलैरिटी दी हुई है। ठीक है। इसमें आपको मोलैरिटी दी हुई है, मगर इसमें आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है। मगर आपको इसमें मोलर मास तो आपको पता होना चाहिए NaOH का, मगर आपको इसमें जो है मास नहीं दिया हुआ। कहीं मास दिया हुआ है NaOH का नहीं दिया हुआ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मोलर मास देखोगे NaOH का 40 ग्राम होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। वॉल्यूम इन डीएम क्यूब कितना होना चाहिए, 500 को डिवाइड करा दो 1000 से, क्या आंसर आएगा 0.5 डीएम क्यूब। ये भी आसान हो गया।
हमें मोलैरिटी दी हुई है मगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स के अंदर फाइंड करना है, तो हम वही वाला फार्मूला लिखेंगे, मोलैरिटी m इक्वल्स टू वाला फार्मूला। मगर हमें जब मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए तो आप क्या करोगे, मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दोगे मोलैरिटी से और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी मल्टीप्लाई कर दोगे मोलैरिटी से, तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, आपके पास 8 ग्राम इसका मास आ जाएगा NaOH का। तो ये आपके पास होता है। ओके, सो अनदर टर्म वी हैव डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन, इसमें पानी ज़्यादा होता है, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी एज एक्सप्लेन बिलो। मतलब आओ उसको समझते हैं। सपोज करो हमें चाहिए कि हम बनाएं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। नहीं समझ आया, दोबारा समझो। देखो सपोज करो मुझे 100 cm क्यूब चाहिए, ठीक है, किसका, 0.01 मोलर सॉल्यूशन का, 0.01 मोलर सॉल्यूशन का। यहाँ पे m से मुराद है मोलर, यानी कि मोलर किसका यूनिट है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का। फ्रॉम गिवन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट में से आपको कितना, आपको पोटेशियम पर मैग्नेट दिया हुआ है 0.1 मोलर, और आपको कितना प्रिपेयर करना है 0.01 मोलर ऑफ सॉल्यूशन, और कितना वॉल्यूम आपको चाहिए है आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है। वेयर जिसमें आपका होता ये है कि अगर आप आगे पैराग्राफ को पढ़ोगे, फर्स्ट 0.1 m सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें ये बता दिया गया कि फर्स्ट आपका जो m1 है वो आपका है 0.1 मोलैरिटी मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब गौर से सुनो, फर्स्ट 0.1 मोलर सॉल्यूशन m1, ठीक है, डाटा बना लिया हमने। अब इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। अब आपको इसका मास दे दिया, मोल्स नहीं दिए, वॉल्यूम नहीं दिया, आपको मास दे दिया इन डीएम क्यूब ऑफ कितना, डीएम क्यूब आपको दिया हुआ है 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देन 0.01 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। तो अब आपको जब 0.1 मोलर आपको 1 dm क्यूब से मिल रहा है, तो आपको 0.01 मोलर कितने डीएम क्यूब से मिलेगा वॉल्यूम से। तो आपको, अब मैं इसको समझाता हूँ असल तरीके से, मुझे पता है अभी आपकी बात समझ नहीं आ रही होगी, थोड़ी मुश्किल है। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको इसको समझाने के लिए ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा। हमें पता है फॉर्मूला m1v1 इज इक्वल टू m2v2, मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले को आप क्वेश्चन के मुताबिक सॉल्व करोगे। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन हैज बीन डाइल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। बड़ा ही ईजी है, m1 दिया हुआ है 0.01 मोलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, m1। 10 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया हुआ है वॉल्यूम 1, और कहा जा रहा है कि बीन डाइल्यूट होना चाहिए कितने के अंदर, 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। m2 फाइंड करके बता दो। इससे ज़्यादा आसान कोई हो सकता है एग्जाम्पल, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m2 फाइंड करना है, v2 को नीचे ले जाओ, v2 सबको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपस में आपके पास आंसर आएगा। 0.01 को मल्टीप्लाई करो 10 से, वॉल्यूम से 100 को डिवाइड करो, आंसर आएगा 0.001 मोलर सॉल्यूशन। इस तरीके से ये सॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास ऊपर वाला क्वेश्चन था, अब हम इसको समझते हैं। इसमें आपके पास दो चीज़ें बनती हैं डेटा के अंदर। कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देखो, ये आपके पास होता है फ्लास्क, मेजरिंग फ्लास्क, ये प्रैक्टिकल के नहीं, याद कर लो, इंपॉर्टेंट अपैरेटस है ये। इसके अंदर आपके पास होता है सॉल्यूशन जो कि होता है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, और ये आपके पास होता है
बीकर जिसके अंदर होती है वाटर, और वो वाटर आप डालते हो इसके अंदर, फ्लास्क के अंदर, और आप इसको सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो वाटर डालने से, डाइल्यूट होता है। अब होगा क्या, एक टेबल बनाओगे आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का और एक टेबल बनाओगे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन का। डाइल्यूट सॉल्यूशन का करोगे आप कुछ यूं, M1V1 किसके बराबर होता है, M2V2। तो M2V2 यहाँ पर वाटर वाली चीज़ है और M1V1 आपका पोटेशियम परमैंगनेट वाली चीज़ है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट तो कॉन्सेंट्रेटेड है, जब उसमें वाटर डालेंगे तो M2V2 आपका डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, M1 मुझे बताया था पोटेशियम परमैंगनेट में कि फ्रॉम गिवन 0.1 मोलर, ये यहाँ पे देखो M1 मुझे बताया था 0.1 मोलर, तो मैंने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट जो कि कॉन्सेंट्रेटेड था, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड में कॉन्सेंट्रेटेड वाली चीज़ लिखूंगा ना मैं, इसमें मैं 0.01 तो नहीं लिखूंगा, क्योंकि 0.01 तो सॉल्यूशन का आ गया, डाइल्यूट आ गया, मुझे चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट का कॉन्सेंट्रेटेड, तो M1 हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए फिर तो M1 में मैं क्या लिखूंगा, 0.1 मोलर, ठीक है। हाँ, इसका मुझे ना पोटेशियम परमैंगनेट का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है मगर मुझे वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, तो हाँ मैं बोल दूंगा यार V1 मुझे आइडेंटिफाई करना है। हाँ, इसी तरह मुझे यहाँ पर कहा गया है कि अगर मैं इसमें पानी डाल दूंगा तो 100 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास हो जाएगा, तो मैं इसमें लिख दूंगा कि हाँ V2 मेरे पास हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी फिर 0.01, तो M2 मेरे पास हो जाएगी 0.01 मोलर सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करो, आपके पास V1 का आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, इतना आसान। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि M1 किसको लें, M2 किसको लें, V1 किसको लें, V2 किसको लें। भाई आप सॉल्यूशन के हिसाब से देखो, एक टेबल बनाओ कॉन्सेंट्रेटेड की, एक टेबल बनाओ डाइल्यूशन की। कॉन्सेंट्रेटेड हमेशा आपका एलिमेंट होगा, केमिकल होगा, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम सल्फेट, तो वो आपका M1 वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, M1V1। और जब सॉल्यूशन की जहां पर बात होगी इस तरीके से, तो ये हमेशा M2V2 वाली होंगी। इतना आसान, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। So now we have a term that is solubility. So we have now solubility. So ये solubility, और जब आगे पढ़ेंगे टेम्परेचर और solubility कर्व, ये ग्राफ, ये पेपर में आपके 10 दफ़ा आ चुका है ERQ के अंदर, ये ग्राफ, तो इसको हमें समझना पड़ेगा और इसको हमें डिस्क्राइब करना आना चाहिए ताकि हमें पेपर में पूरे नंबर मिल सकें। तो solubility, ओके। Solubility is defined as the number of grams of the solute dissolved in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. कर दिया डिफाइन, आ गया समझ। भाई जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट को लो, डिसॉल्व करो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, ताकि आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है मैं बता चुका हूँ, जब उसमें मजीद गुंजाइश नहीं हो आगे और ग्राम ऐड करने की सॉल्यूट की, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रिफर्ड टू एज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। क्या मतलब, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, वो क्या कहलाती है और वो किससे सिमिलर होती है और वो किससे जाके रिफर होती है, टू एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द solute in a given solvent, यानी कि concentration of a saturated solution is equal to the solubility of the solute in a given solvent, कह सकते हैं हम ये बात। Following are the factors which affect the solubility of solutes। अब पेपर में एक ही में कभी कभार ऐसा होता है, फैक्टर्स को डिस्क्राइब करने को कहा जाता है, बच्चे बोलते हैं कि हमें तो पढ़ा ही था, ये बुक में क्या फारसी लिखी हुई है, इसको पढ़ो, इसको समझो, याद करो, लिख लो पेपर में। तो इन फैक्टर्स पर जो है सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं और इससे सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट की बात हो रही है, अफेक्ट होती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट के कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज, जो आपका नंबर 1 प्रिंसिपल है सॉल्युबिलिटी का वो है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ओ भाई जाहिर सी बात है, पानी के अंदर ऑयल डाल दो, डिजॉल्व करेगा? नहीं करेगा ना, क्यों? पानी तो पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है, तो लाइक तो अनलाइक को डिजॉल्व तो कर ही नहीं सकता ना। पानी के अंदर पानी डाल दो वो तो डिजॉल्व कर लेगा अपने आप के अंदर।
तो इसलिए कहते हैं सॉल्युबिलिटी का नंबर 1 प्रिंसिपल है लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर सॉल्वेंट हमेशा पोलर सॉल्वेंट को डिजॉल्व करेगा, कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट को डिजॉल्व नहीं करेगा। घी लो, पानी के अंदर डाल दो, नहीं होगा डिजॉल्व। घी लो, ऑयल के अंदर डाल दो, हो जाएगा डिजॉल्व। क्यों? क्योंकि ऑयल और घी दोनों नॉन पोलर हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, नंबर 1 प्रिंसिपल। द आयोनिक एंड पोलर सब्सटेंसेज आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अब पोलर सॉल्वेंट के अंदर या तो आयोनिक से डिजॉल्व हो सकता है और पोलर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। आयोनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। जाहिर सी बात है, आप KCl लो, आप Na2CO3 लो, सोडियम कार्बोनेट लो, आप कॉपर सल्फेट लो, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, Cu+SO4-2। आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा पोलर के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। शुगर लो, अल्कोहल लो, वो सब वाटर के अंदर डिजॉल्वेबल हैं, क्योंकि आयोनिक और पोलर आपस में, देखो ना, अगर हम किसी फॉर एग्जांपल NaCl को मैं पानी में डालूंगा, सॉल्ट को, तो आयनिक नेचर है, पानी में डाके अपने आयंस के फॉर्म में जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे, आयन सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि डिजॉल्व हो जाएंगे। तो आयंस हमेशा पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। नॉन पोलर सब्सटेंसेज आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंसेज। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर सच एज ईथर, बेंजीन एंड पेट्रोल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि जो आपका पेट्रोल है वो नॉन पोलर है, कभी भी वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। ईथर और बेंजीन नॉन पोलर है, कभी भी आपके वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। Non-polar covalent substances are soluble in only non-polar solvents, mostly organic solvents जिसे हम कहते हैं। Grease, paints, naphthalene are soluble in ether और carbon tetrachloride। CCl4 carbon tetrachloride is the non-polar solvent, और ये जो है अपने अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर लेता है। इसके अंदर पेट्रोल डाल दो, डिजॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, नॉन पोलर विल डिजॉल्व नॉन पोलर, पोलर विल डिजॉल्व आयोनिक और पोलर दोनों। सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होना मस्ट है। सॉल्यूट की यानी कि नमक की फॉर एग्जांपल पानी से, सॉल्वेंट से इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। नंबर 3, टेम्परेचर इसको बहुत अफेक्ट करता है। टेम्परेचर बहुत अफेक्ट करता है इसको, ठीक है। ओके, अच्छा, अभी मैंने जिस तरह आपको पढ़ाया है, मैंने अभी पूरा मैंने अभी आपको समझाया है कि NaCl पानी के अंदर अपने आयंस को जाकर लूज कर देता है और डिजॉल्व हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड आपका SLO है 6.5.1 सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये आप खुद रीड करेंगे, बहुत आसान है। NaCl पानी के अंदर जाएगा, अपने आयंस को डिस्चार्ज कर देगा, डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो गई बात। इसको पैराग्राफ को पूरा रीड करना है, और पेपर में आई थिंक डायग्राम आ भी चुकी है आपकी MCQ में, तो उसमें पूरा पैराग्राफ रीड करना ज़रूरी है। ओके, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी कर्व। बिकॉज में ग्राफ होता है, तो ये आपके बहुत ज़्यादा A लेवल्स में भी रिपीट होता है, O लेवल्स में भी आता है, और AQ में भी आता है सॉल्युबिलिटी कर्व। टेम्परेचर हैज़ मेजर अफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का अफेक्ट है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। Generally it seems that solubility increases with the increase of temperature। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी solubility increase होगी, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। मगर ये बात हमेशा सही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने से solubility बढ़ती है, मगर ये हमेशा सही नहीं है। क्यों? When a solution is formed by adding a salt in solvent, जब भी आप सॉल्ट ऐड करते हो सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डाल के, there are different possibilities with reference to effect of temperature on solubilities as shown in the figure 6.3। These possibilities are discussed here। अब आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पर आपको जो है सॉल्युबिलिटी दी हुई है, जिसमें आपको लिखा हुआ है ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व, अब सॉल्ट बहुत सारे हैं, NaCl है, KNO3 है, ये सारे सॉल्ट्स हैं, तो ये इन सब के ग्राम्स का अमाउंट दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी में, और एक्स एक्सिस पर आपको दिया हुआ है टेम्परेचर 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स इन वाटर। हर सॉल्ट की जाहिर सी बात है अपनी अपनी एक आयोनाइजेशन पावर होती है। अब जितनी जल्दी NaCl टेम्परेचर से डिजॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, ज़रूरी तो नहीं है कि KNO3 भी उतनी जल्दी डिजॉल्व हो पानी के अंदर, नहीं ना। क्यों? आइए पढ़ते हैं। इसके एक्चुअली दो बल्कि आई थिंक 3 स्टेप्स होते हैं, या 3 स्टेप्स होते हैं। होता है कुछ यूँ है। नंबर 1, हीट इज़ एब्जॉर्ब। होता ये है जब आप when salts like potassium नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड, ये जो 3 सॉल्ट इन जैसे सॉल्ट्स होते हैं,
जब वो वाटर के अंदर ऐड किए जाते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब होती है वो बिकम्स हो जाती है कोल्ड, वो कोल्ड हो जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं हीट इज एब्जॉर्ब वाले स्टेप की। तो इन तीनों को जब हम वाटर में डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब आपकी कोल्ड हो जाती है। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ दीज सॉल्ट्स, जब भी हम इन सॉल्ट को डालते हैं पानी के अंदर, हीट जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती है। हीट एब्जॉर्ब हो जाती है मतलब सॉल्ट्स को आपने पानी के अंदर डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर, सराउंडिंग टेस्ट ट्यूब की जो हीट थी, गर्मी थी, वो इन सॉल्ट्स ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। तो इस हीट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, सॉल्वेंट है, उसके अंदर आपने सॉल्यूट डाला और हीट भी एब्जॉर्ब हो गई, क्या बना? सॉल्यूशन। तो ये इस वाले स्टेप की इक्वेशन है। सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बात हमें पता है। फॉर सच सॉल्यूट्स, इन सॉल्यूट्स यानी कि KNO3, NaNO3 और KCl, इन तीनों की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से बढ़ाने से बढ़ती है। इट मीन्स दैट हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द आयन्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस में होता है ये, हीट जो होती है एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। क्यों क्यों रिक्वायर होती है हीट? ताकि वो अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर सकें। कौन? आयंस। किसके आयंस? सॉल्यूट के आयंस। दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। ये किसकी मदद से फुलफिल होती है? सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। अब वो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स वाटर के हो सकते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर टेम्परेचर फॉल्स, जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर फॉल हो जाता है डाउन एंड टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। अब अगर आप यहाँ पर ये बल्कि इस ग्राफ को हम एंड में पढ़ेंगे, दूसरा स्टेप पढ़ते हैं। हीट इज गिवन आउट, पहले तो आपकी हीट एब्जॉर्ब हो गई, दूसरे में आपका हीट बाहर निकाली जा रही है, हीट रिलीज हो रही है। ऑन द अदर हैंड, जब ऐसे सॉल्ट जैसे कि लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं, टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म। क्यों? हीट रिलीज हो जाती है इनके डिसोल्यूशन से। कैसे? सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन बना और साथ में हीट भी रिलीज हुई। हालांकि ऊपर क्या था? ऊपर हीट आपकी रिएक्टेंट साइड पे थी, प्रोडक्ट साइड पे से सॉल्यूशन था, क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही थी, रिक्वायर हो रही थी, रिएक्टेंट में चाहिए था, मगर यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट बन रही है। इन सच केसेस, ऐसे सॉल्ट्स में द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ऐसे में सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। किन सॉल्ट्स के लिए? लिथियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट के लिए। इन सच केसेस होता यह है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना अमंग द सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और जो सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होती है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है। जब ऐसा केस होता है तो इसमें रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन में बोलते हैं कि हम तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, तुम्हारी इंटरेक्शन तो बहुत वीक है, तो इसलिए हमारा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है वो ज़्यादा है। नंबर थर्ड स्टेप में होता यह है नो चेंज इन हीट। कोई भी चेंज नहीं होता हीट के अंदर, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। नो रिलीज ऑफ एनर्जी, नो चेंज ऑफ हीट। ऐसे केसेस होते हैं ड्यूरिंग अ डिसोल्यूशन प्रोसेस नाइदर द हीट इज एब्जॉर्ब, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना तो हीट रिलीज होती है। ऐसे कौन से सॉल्ट्स हैं? सॉल्ट लाइक NaCl, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जो हमारे घर में होता है, जब वो वाटर के अंदर ऐड डालते हैं, जो सॉल्यूशन जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम या फिर कांस्टेंट। इसमें ना तो टेम्परेचर बढ़ता है ना सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इन सच केसेस टेम्परेचर जो होता है उसका अफेक्ट जो होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर बहुत कम होता है। हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर का इसमें अफेक्ट नहीं होता है, बहुत कम होता है, मिनिमम। फिगर 6.3 जब ग्राफ पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे शोज द ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसको हम अब रीड करेंगे ग्राफ को और फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे। सॉल्युबिलिटी ग्राम्स के अंदर दी हुई है वाई एक्सेस पर, टेम्परेचर एक्स एक्सेस पर दिया हुआ है सेंटीग्रेड में। सबसे पहले पढ़ेंगे NaCl की। NaCl की जो ये ब्लू वाली लाइन है मोस्टली कांस्टेंट है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हैं, स्ट्रेट हैं। तो यानी कि नो हीट चेंज। पेपर में लेबल करने को आ सकता है, इस सॉल्ट को लेबल करो। अगर आप चेक करो KCl, पोटेशियम क्लोराइड, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो रही है, ऊपर ऊपर की तरफ जा रही है ना, पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन। तो हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब। मगर
सीजियम सल्फेट में हो रहा ये है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा हाँ, रिलीज ऑफ एनर्जी, हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और जो हमने ऊपर पढ़ा था हीट इज एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक। तो जिसमें हीट रिलीज हो रही है सीजियम सल्फेट में एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और इसमें हीट जो है गिवन आउट है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड की भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेड नाइट्रेट की भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पोटेशियम नाइट्रेट की भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पोटेशियम क्लोरेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मगर कांस्टेंट किसकी रह रही है, NaCl की, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। सीजियम सल्फेट की डिक्रीज हो रही है क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और KCl की इंक्रीज हो रही है क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सॉरी हीट इज एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक। तो ये ग्राफ होता है, इसलिए समझने के लिए। अच्छा, अब मैं ये कहूँगा, ये जो आपका क्विज है ना, टेस्ट योर सेल्फ, इसको पूरा सॉल्व कर लो तो आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा आधे से ज़्यादा, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, ये आप खुद रीड करोगे। सॉल्यूशन आपको पता है, कोलाइड आपको पता है जब आप ओपेक यानी कि ट्रांसपेरेंसी से ख़त्म हो जाती है, और सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर मिट्टी डालो, वो मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, डिजॉल्व नहीं होगी, डिजॉल्व नहीं होगी, सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी मिट्टी, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन, ठीक है। अब बाकी आप इसको रीड करोगे, और इसका कंपैरिजन टेबल, खुदा का वास्ता इसको मत छोड़ना, खुदा का वास्ता पूरा इसको याद करो समझ के, ठीक है। और बाकी इसके की पॉइंट्स पढ़ लेना। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ कोलाइड्स। आई होप यू गॉट द न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके।